हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। तुम ही मेरा प्यार हो, मेरा जुनून। बरसों से जिस दिन का इंतजार था, आज आखिर वो दिन आ ही गया। तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामने। हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब। अब कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नमस्कार, सभी कला प्रेमियों का स्वागत है। मेरे एग्जीबिशन में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर के एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को, जिन्होंने आज यहाँ आने के लिए अपना समय निकाला। अब मैं इस शहर के जाने माने उद्योगपति और इस फंक्शन के चीफ गेस्ट मिस्टर मुकुल जी से निवेदन करता हूँ कि वो रिबन काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। प्लीज वेलकम। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है, पर ये रिबन मैं अकेले नहीं काटूंगा। मैं एसीपी प्रद्युमन के साथ मिलकर इसे काटना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं। अरे नहीं मुकुल जी, ये रिबन आप ही काटिए। देखिए, हम जो करते हो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है हमारा। प्लीज आइए ना, प्लीज मुकुल जी, प्लीज कम ऑन, आइए सर। हाँ प्लीज। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। थैंक यू दया सर। भाई, इस पर सोल्ड का टैग लगा दो। ये पेंटिंग मैंने खरीद ली। एक्सक्यूज मी प्लीज। भाई मुकुल जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो भाई ये पेंटिंग तो हम खरीदना चाहेंगे। प्लीज। भाई जतेन, बहुत खूब। भाई तुम तो मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बनाने लगे। विक्रम सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा अरे कर रहे हैं? खुश रहो, आप ही तो मेरी प्रेरणा हो। जीते रहो। इनसे मिलिए, एसीपी प्रद्युमन जी, दया सर और अरे भाई, इन लोगों को कौन नहीं जानता। ये लोग तो हमारे देश की शान है। अरे नहीं विक्रम जी, उल्टा आप जैसे कलाकारों की वजह से ही हमारे देश का नाम रोशन होता है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हेलो, कब? सर, हाँ। सर मशहूर टीवी रिपोर्टर रोनिता जी लापता हो गई। लापता? कैसे? सर कुछ घंटे पहले वो मेयर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी। अपने ऑफिस से निकली तो थी, लेकिन वहां पहुंची ही नहीं। सर, हाँ, रोनिता मेरी कजिन है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। तुम्हारी बहन है रोनिता? जी। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ निकालेंगे उसे। एक काम करो, उस रास्ते भी जाकर चेक करो जिस रास्ते से रोनिता मेयर के बंगले पर जा रही थी, और हम उसके ऑफिस में जाकर चेक करते हैं। सर हमें रोनिता जी के ऑफिस से निकले हुए 40 मिनट हो गए। वो मेयर साहब से मिलने यहीं से गई होंगी, लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक दिखाई नहीं दी। वही समझ में नहीं आ रहा पूर्वी, ये रोनिता जी गायब कहाँ हो गई? एक मिनट पूर्वी, गाड़ी रोको। लगता है ये रोनिता जी की गाड़ी है। सर गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है।
टायर का निशान देख के लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था। सर मतलब रोनिता जी की गाड़ी के ठीक पीछे एक ट्रक भी पार्क था। और इस निशान से साफ पता चलता है कि वो ट्रक बाद में यहाँ इस रोड पे गया है। तो रास्ता तो बंद है। गाड़ी के अंदर देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सब कुछ ठीक ठाक है। फिर ऐसी जगह पे रोनिता जी ने अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, रोनिता जी की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरन उन्हें गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ी। सर हो सकता है किडनैपर उनका ट्रक में पीछा कर रहा हो। सर ये देखिए, सर गाड़ी खराब होने के बाद रोनिता जी ने जरूर उस इमरजेंसी कार सर्विस को फोन किया होगा। कार सर्विस वाले को? हाँ सर। इसका मतलब कोई ना कोई मैकेनिक तो यहाँ पे आया होगा गाड़ी देखने के लिए, और वही बता सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। जरा इस सर्विस स्टेशन में फोन करके पता करो। सर। सर उनका कहना है कि रोनिता जी की गाड़ी को चेक करने के लिए एक नरेश नाम का मैकेनिक आया था और उसने अभी तक सर्विस सेंटर को रिपोर्ट नहीं की। नरेश? चीफ एडिटर, आप चीफ एडिटर शंतनु हैं? जी सर, मैं ही हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था सर। ओके। देखिए शंतनु जी, हम रोनिता का टेबल चेक करना चाहते हैं। ओके सर। गार्गी ले जाओ। जी सर। सर आप इधर हैं। शंतनु जी, क्या लगता है आपको, वाकई रोनिता का किडनैप हुआ है? हाँ सर। अच्छा, किसने किया होगा ये? किसी पर शक है आपको? पता नहीं सर, वैसे रोनिता तो एक बहुत ही होशियार और निडर रिपोर्टर थी। उसने कई हाई प्रोफाइल लोगों के गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश किया था सर। ओह, समझ में नहीं आता कि किस पर शक किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। शंतनु जी एक बात बताइए, ये रोनिता फिलहाल किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी? पता नहीं सर, वो अपनी न्यूज स्टोरी तभी बताती थी जब उसका सारा रिपोर्ट तैयार हो जाता था। ओह सर हाँ हाँ फ्रेडी, ये फाइल देखिए सर। इस फाइल को आखिरी बार 6:20 को मॉडिफाई किया गया था। और रोनिता भी करीब 6:30 बजे ऑफिस से बाहर निकली थी। मतलब रोनिता ऑफिस से बाहर जाने से पहले किसी फाइल पर काम कर रही थी। इस फाइल पर, फाइल खोल के देखा? इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। उन्होंने इसे लॉक करके रखा है। तो मैंने रोनिता टाइप करके देखा, मगर पासवर्ड कुछ और ही है। पासवर्ड जानती है? सर आप बोल्ड BOLD टाइप कीजिए। पिछले प्रोजेक्ट में जब हमने साथ काम किया था तो उसने अपनी फाइल का पासवर्ड बोल्ड ही रखा था। BOLD। ये पासवर्ड भी गलत है। अब क्या करें सर? कोई तो पासवर्ड होगा ना फ्रेडी, कोई तो पासवर्ड होना ही चाहिए। ये रोनिता की डायरी है? जी सर। शायद इसमें हो सकता है। ये क्या नाम है? AID, आइडा? कि ये रोनिता का पेट नेम तो नहीं? फ्रेडी, जरा इसे टाइप करके देखो, AIDA, आइडा। सर ये फाइल तो डिलीट हो गई। फाइल डिलीट हो गई? इसका मतलब है रोनिता ने अपने कंप्यूटर को इस तरह से सेट करके रखा है कि अगर कोई 3 बार गलत पासवर्ड टाइप करे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ होगा। देखते हैं और कुछ है क्या। व्योम कौन है? सर व्योम को रोनिता का दाहिना हाथ समझिए। उसकी न्यूज स्टोरी के लिए सारी जानकारी वही ढूंढ कर लाता था। अच्छा, तो फिर ये व्योम जरूर जानता होगा कि रोनिता किसकी स्टोरी पर काम कर रही थी। व्योम।
ये तो किसी की फोटो लग रही है। हाँ फ्रेडी, सर रोनिता को मैंने ये फोटोज डस्टबिन में डालते हुए देखा था। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में कहीं बाहर निकल गई। अच्छा तो देखे तो सही लगा कर किसकी फोटो है ये। ये देखो फ्रेडी, ये मुकुल है, मुकुल। और लगता है कि ये किसी को पैसे दे रहा होगा। फिर जरूर ये रोनिता मुकुल की स्टोरी पर ही काम कर रही थी। नरेश, जी, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या आप ने रोनिता जी का कंप्लेंट कॉल अटेंड किया था? कार नंबर है XC021346। हाँ सर, मुझे ही भेजा गया था। तो क्या तुम मिले थे उनसे? नहीं मैम, मैं जब उनकी कार तक पहुंचा तो वो लॉक करके जा चुकी थी और मैंने उनके मोबाइल पे कॉल भी किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इमरजेंसी सर्विस सेंटर में कॉल करके बताएं कि रोनिता जी कार छोड़ के चली गई? सॉरी सर, एक्चुअली मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे लगा कस्टमर मेरे बॉस से कंप्लेंट ना कर दे, इसलिए मैंने अपने बॉस को कॉल ही नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि उनकी गाड़ी के आसपास तुमने कोई ट्रक देखा? हाँ सर, जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा था एक आइसक्रीम ट्रक को जाते हुए देखा। आइसक्रीम ट्रक? सर इसका मतलब रोनिता जी की गाड़ी के पीछे जो टायर के निशान थे वो इसी ट्रक के थे और किडनैपर ने रोनिता जी को इसी ट्रक में अगवा किया होगा। ये आइसक्रीम ट्रक कौन सा रंग का था? सर सफ़ेद रंग का था और उस पर जस्ट आइसक्रीम का लोगो भी था। जस्ट आइसक्रीम? 3 बजे के बाद किसी भी अपॉइंटमेंट में कैंसिल कर दो, मुझे अर्जेंट काम है। अरे एसीपी सर, आइए बैठिए। रोनिता के बारे में कुछ पता चला? हाँ, कुछ राज खुल गए, सोचा कुछ आपसे पता कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। सब समझ जाओगे फ्रेडी। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भला अपनी कजन को क्यों अगवा करवाऊंगा? इसलिए ये फोटोग्राफ आपको कहां से मिला? सवाल हम तुम्हें पूछने आए, उल्टे सवाल पे सवाल तुम हमें पूछे जा रहे हो। वाह, बताओ कौन है ये आदमी? और उसे पैसे ही दे रहे हो ना तुम? ये एक एजेंट है, लेकिन मैं किसी से भी मिलूं, कुछ भी करूं, इससे रोनिता का क्या लेना देना? क्योंकि ये फोटोग्राफ रोनिता के ऑफिस में से हमें मिला है, उसकी टेबल पर से। इसका मतलब रोनिता मुझ पर नजर रखी हुई थी, लेकिन क्यों? मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में व्योम का नाम लिखा हुआ है। कौन है ये व्योम? इस व्योम का नंबर तुम्हारे डायरी में कैसे? क्यों? सर ये वो आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुकुल जी, तुम्हारे मेहमान बनकर हम तुम्हारे एग्जीबिशन में आए थे, अब तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे ब्यूरो में चलिए। इस रोड पर तो हमारा ट्रक कभी जाता ही नहीं है। ये जरूर वही ट्रक होगा जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। कहां से चोरी हुआ था ट्रक हमारा? ट्रक का ड्राइवर ट्रक को लेकर अपने घर गया था, वहीं पर किसी ने उस पर हमला किया और ट्रक लेकर भाग गया। सर ये उस ट्रक का ड्राइवर है, मोंटू। मोंटू, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, शुरू से बताओ। साहब, मैं ट्रक लेके अपने घर गया था खाना खाने और पीछे से कोई ट्रक में घुसा और मेरे ऊपर वार कर दिया। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने किसी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? साहब, उसके शरीर से मांस की बदबू आ रही थी। मांस की बदबू? थैंक यू। टीवी रिपोर्टर की किडनैपिंग, आइसक्रीम ट्रक की चोरी और किडनैपर के शरीर से मांस की बदबू, सारे कड़ियों को जोड़ना होगा। बताओ मुकुल, अपनी बहन रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है तुमने उसे?
सर मैंने रोनिता को किडनैप नहीं किया। इनफैक्ट जब ये खबर मिली मैं तो आप ही के साथ था एग्जीबिशन में। क्या चाल चली है तुमने मुकुल जी? हमारे साथ रहकर तुमने अपनी बहन को किडनैप करवा लिया ताकि तुम पर कोई शक ना करे, है ना? पर सर मैं रोनिता को क्यों किडनैप कराऊंगा? क्योंकि आप बड़े बड़े टेंडर रिश्वत खिला के पास करवाते हैं और रोनिता इस बात को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसलिए। क्यों? है ना ये सच? हाँ ये सच है कि टेंडर पास करवाने के लिए मैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता था, पर रोनिता इस बात को जानती थी, मुझे पता नहीं था। फिर तो आप व्योम को भी नहीं जानते होंगे। कौन व्योम? व्योम, वही व्योम जो तुम्हारे काले कारनामे तुम्हारी बहन रोनिता को बताता था और जिसका फोन नंबर हमें तुम्हारे ऑफिस से मिला, वो व्योम। ओके, मैं मानता हूं कि मैं व्योम को जानता हूं। मेरे अलावा दूसरे जिन लोगों ने टेंडर्स भरे हैं उनकी कॉपीज चुराकर मुझे लाकर देता था, पर यही बातें वो रोनिता को भी बताता था, मुझे पता नहीं था। अच्छा, नहीं मालूम? पूर्वी, जरा व्योम को फोन लगा। सर। विनीत, उस आइसक्रीम के ट्रक ड्राइवर से कुछ पता चला? सर वो ड्राइवर कुछ देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ उसने इतना जरूर बताया कि जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था उसके शरीर से कुछ मांस और मटन की बू आ रही थी। मांस मटन की बू आ रही थी? इसका मतलब है ये आदमी जरूर वहीं पे काम करता होगा जहां पर मांस मटन का पैकिंग होता है। जरा मैप निकालो। एक, ये 2, 3 और ये है 4। शहर में 4 जगह हैं जहां पर मांस मटन का पैकिंग होता है। मतलब सर हमें इन चारों जगहों को जाकर चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। सर व्योम का फोन ऑन हो चुका है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। कहां पर? सर चिंचोली एरिया। चिंचोली एरिया? व्योम? उठाओ इस व्योम को चिंचोली एरिया से, पता तो चलेगा ये मुकुल सच बोल रहा है या ये व्योम। व्योम जी। जी आप लोग? सीआईडी, रोनिता जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। रोनिता? कौन रोनिता? पता नहीं सर, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले मना करते फिर मान जाते हैं। मुकुल ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है व्योम, और तुम उसके लिए क्या काम करते हो ये भी बताया। हमें पता चल चुका है कि तुम मुकुल के सीक्रेट रोनिता जी को बेचते थे और रोनिता जी के सीक्रेट मुकुल को, दोनों को डबल क्रॉस कर रहे हो तुम। अब आप लोगों को सब पता चल ही चुका है तो मैं और क्या बोलूं? रोनिता को किडनैप करके कहां रखा है? क्या रोनिता किडनैप हो गई है? नाटक मत कर, समझा? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मुकुल जी के बारे में खबर देने के बदले रोनिता मुझे ढेर सारे पैसे देती है, मैं भला उससे किडनैप क्यों करूंगा? आज सुबह कहाँ थे तुम? मैं मुकुल जी के ऑफिस में था, आप चेक कर सकते हैं। रोनिता से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? मुकुल जी के ऑफिस से निकलने के बाद मैंने उसे फोन किया था। कितने बजे? 1 मिनट, ये 12 बजे। 12 बजे? वो 12 बजे तो गायब हुई थी। और सर हमने रोनिता का मोबाइल चेक किया था, उसमें इनका नाम और नंबर दोनों ही नहीं थे। मैंने उसके प्राइवेट नंबर पर फोन किया था, ये वाला नंबर देखिए। मतलब ये सब काम करने के लिए रोनिता जी ने अलग नंबर रखा था, प्राइवेट नंबर? क्या बात हुई थी रोनिता के साथ? फोन कनेक्ट हुआ था, मैं हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। हाँ, लेकिन आसपास कोई रेलवे ट्रैक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन की आवाज आ रही थी। अच्छा, ट्रेन की आवाज? तो फिर अभिजीत,
रेलवे लाइन के आसपास जितने भी मीट पैकिंग फैक्ट्रीज है चेक करो। ये आइसक्रीम ट्रक तो यहाँ पर है। इसी में रोनिता जी को किडनैप किया गया था। इधर ही होनी चाहिए। अरे ये सब कौन है? सर ये पुतले हैं सर। मोम के पुतले। बाहर आइसक्रीम का ट्रक, यहाँ मोम के पुतले और रोनिता जी गायब। चेक कर। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी ठंडी है यहाँ पे, मगर मुझे बहुत पसीने छूट रहे हैं। ये तो रोनिता जी जैसा दिखने वाला पुतला है। सर क्या बन? देखिए सर। अरे रोनिता इतनी फेमस हो गई कि लोग उसका पुतला बनाने लगे। नहीं फ्रेडी, इस पुतले में कुछ खास बात है। ये पुतला बाकी पुतलों से अलग है। रोनिता जी, जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है? अभिजीत, खूनी ने पहले इस बेचारी रोनिता के पूरे शरीर पर खौलता हुआ मोम डाला, उसके बाद अपनी कारीगरी दिखाई। मौत कैसे हुई रोनिता जी की? अभी तो इसके शरीर को मोम से बाहर निकाला है। मौत कैसे हुई जानने के लिए तो इसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब ले जाना पड़ेगा। सर ये राजू है, इस गोडाउन की देख रेख यही करते हैं। राजू, ये लाश कैसे है यहाँ पे? मुझे पता नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे मोम के पुतले रखे जाते हैं। लेकिन तुमने किसी को तो देखा होगा, कौन आया था यहाँ पे? कोई नहीं सर। सो रहे थे? हैं? किसका गोडाउन है ये विक्रम सर का है, और यहाँ पे जितने भी मोम के पुतले रखे हैं ये उन्होंने ही बनाए। विक्रम जी, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े मूर्तिकार। विक्रम जी घर पे है क्या? हम लोग सीआईडी से। हाँ है। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे वर्कशॉप में विक्रम जी हमें रोनिता जी की लाश मिली है। लाश? क्या? लाश मेरे वर्कशॉप से? जी हाँ। क्यों खून किया आपने उनका? तुम्हें क्या लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो मोम का पुतला नहीं, एक औरत की लाश है जिस पर मोम की परत चढ़ी हुई है? बताइए, क्यों किया इतने बेदर्दी से खून? मैंने रोनिता जी को नहीं मारा सर। मैं नहीं जानता कि रोनिता जी की लाश का पुतला बनाकर किसने और क्यों मेरे वर्कशॉप में रखा। सर मैं तो पिछले कई दिनों से अपने वर्कशॉप में गया ही नहीं सर।
आप लोग चाहें तो वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं सर। मैं रोनीता जी को जिंदगी में कभी मिला तक नहीं सर। अब मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको टीवी पर देखा है बस। चलो मान लिया विक्रम जी कि तुम रोनीता जी को जानते ही नहीं थे, लेकिन एक बात तो बता सकते हैं कि उनकी लाश से बना ये मोम का पुतला तुम्हारे वर्कशॉप में कैसे? वो मैं नहीं जानता सर। हाँ सर, एक बात है, कल सुबह मेरे वर्कशॉप के सब पुतले एक प्रदर्शनी के लिए ले जाए जाने वाले थे। क्या कहा? प्रदर्शनी में? हाँ सर। अभिजीत, इसका मतलब है कि ये खूनी अपना जुर्म छुपाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि रोनीता जी की लाश से बना मोम का पुतला पूरी दुनिया देख सके। यार साळुंखे, क्या इसकी मौत जहर से हुई थी? नहीं बाप, बिल्कुल नहीं। मगर सर, इनके बॉडी पे तो कोई निशान भी नहीं है, तो फिर इनकी मौत हुई कैसे? रोनीता जी की मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने की वजह से? हाँ, मतलब सर खूनी ने पहले रोनीता की सांसें रोक दी, उसके बाद इसके शरीर पर गर्म मोम डाला। नहीं विनीत, जब रोनीता जी पर गर्म मोम डाला गया उस वक्त ये जिंदा थी। जब इस पर खौलता हुआ मोम डाला गया तब ये जिंदा थी? हाँ। यार साळुंखे, ये तू किस बेसिस पे कह सकता है? ये देखो, चमड़ी जगह जगह से जल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमें रोनीता के खून में से नींद की दवा मिली है। इसलिए लगता है कि खूनी ने पहले इसे दवा देकर गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद खौलता हुआ मोम इसके शरीर पर डाल दिया। और वो गरम गरम मोम जब इनके शरीर पर पड़ा तो इनकी चमड़ी जल गई, और बाद में वही मोम जब ठंडा हो गया तो इनके पूरे शरीर पर मोम की एक मोटी परत, एक लेयर जम गई। सर, और इसकी वजह से रोनीता का दम घुट गया? हाँ। खूनी ने बेचारी पर खौलता हुआ मोम डाल दिया ताकि एक खूबसूरत सा पुतला बने और फिर लोग इसे एग्जीबिशन में देख सकें। सर, इसका मतलब खूनी एक ऐसा आदमी है जो मोम से पुतले बनाने की कला को जानता है। विक्रम के बारे में क्या पता चला? तो विक्रम का हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्या? विक्रम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? एसीपी प्रद्युमन या क्या? ठीक, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? प्रसिद्ध लेखिका शर्मिला जी गायब हो गई है। मैं ही शर्मिला का पति हूँ। आप ही ने फोन किया था हमें? जी हाँ, शर्मिला अचानक गायब हो गई, तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए राकेश जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपकी पत्नी शर्मिला जी को हम ढूंढ निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी शर्मिला जी कब गायब हुई थी? सर, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। आपकी पत्नी हर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाती है? जी हाँ। तो फिर उनके गायब होने की खबर आपने हमें पहले क्यों नहीं दी? सर, ऐसा है कि शर्मिला एक कामयाब लेखिका है, वो कब कहाँ किससे मिलने जा रही है ये हर समय बताकर तो नहीं जाती, और फिर वो स्वाभिमानी और कड़क मिजाज की, हर वक्त कोई उसे टोकता रहे ये उसे पसंद नहीं। लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी कि वो कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। तो फिर आपने शर्मिला जी को फोन करने की कोशिश नहीं की? कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मिस्टर राकेश, आपकी पत्नी की किसी के साथ बहस वगैरह हुई थी? देखिए सर, वो सिर्फ किताबें या कहानियां नहीं लिखती, वो एक क्रिटिक भी है। वो अखबार में कला के बारे में, फिल्म के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में भी लिखती है। उसे किसी का डर नहीं, जो सच है वो अपने अखबार में लिखती है। और जाहिर है कि इस बात से काफी लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल, उसका लेख पढ़कर बड़ी बड़ी हस्तियां नाराज हो जाती हैं। ये शर्मिला जी हाल ही में कुछ खास करने वाली थी? जी हाँ सर, वो अपने नई किताब के लॉन्चिंग फंक्शन में जाने वाली थी। पहली बार तो वो खूनी अपनी मोम की कारीगरी को एग्जीबिशन तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इस बार वो जरूर कोशिश करेगा कि उसका अधूरा सपना पूरा हो। अच्छा ये बताओ कि ये बुक लॉन्च का फंक्शन कहाँ होने वाला है? सर, शर्मिला जी की बुक लॉन्च की तैयारी चल रही है। मतलब वो किडनैपर कभी भी यहाँ पे आ सकता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है आपका? यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? 7-8 लोग। और आप इन सबको जानती हैं? जी हाँ, मेरी ही मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं। ठीक है, कोई अनजान आदमी या औरत दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है? श्योर सर। मैडम, मैडम, मैडम जल्दी इधर आइए। मैडम जल्दी इधर आइए। सर ये देखिए सर, क्या हो गया? तो दूर खड़े हो जाओ।
नो, लाश। सर रोनिता जी की तरह इस पर भी खौलता हुआ मोम डाला गया, इसलिए शर्मिला जी की मौत हो गई। ये खूनी ये सब कर क्यों रहा है? और शर्मिला जी की मॉम के पुतले को यहाँ अंदर लाया कैसे? ये पुतला अंदर आया कैसे? आपने से किसी ने उस खूनी को देखा? बट सर, जब मैं टेरेस पे आई थी तब ये पुतला यहाँ नहीं था। जब आप यहाँ आई तो मेन डोर का ताला ठीक था? यस मैम, मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला था। सर, स्विमिंग टैंक साफ करने के लिए कोई आदमी आया तो था। तब आप कहाँ थी? एक्चुअली मैम, डेकोरेशन का सामान आया था तो मैं वही लेने गई थी, शायद तभी। हाँ, तभी एक आदमी आया तो था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? दूर से देखा था सर, कुछ याद नहीं है। रोनिता की मोम के पुतले में लाश, और अब शर्मिला की लाश मोम के पुतले में। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर शर्मिला जी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सर, इनकी मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे रोनिता जी की हुई थी। ये देखो, गर्म मोम की वजह से चमड़ी जल गई, खून में नींद की दवाई, दम घुटने से मौत। अभिजीत, बिल्कुल वही तरीका मरने का। सर, इस खूनी के सीने में तो दिल ही नहीं। कितनी बेरहमी से खून किया इसने दोनों का। सर, दोनों ही खून में कनेक्शन दिख रहा है। रोनिता जी और शर्मिला जी, दोनों औरतों की उम्र 40 साल, एक टीवी रिपोर्टर, एक लेखिका, दोनों निडर औरतें। दोनों का काम एक, समाज में काले कारनामे करने वाले लोगों का पर्दाफाश करना। इसीलिए दोनों को मार डाला? लगता तो यही है। यानी सर, कोई और औरत होगी जो ऐसा काम करती होगी, खूनी उसे भी अपना निशाना बना सकता है। हाँ विनीत, और इस सीरियल किलर तक पहुंचने के लिए हमें एक आदमी की मदद लेनी पड़ेगी, विक्रम। सर नमस्ते। हाँ विक्रम। विनीत। सर बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम, एक काम है। मोम के पुतले बनाने वाले लोग तो गिने चुने ही होंगे, और उनके बारे में तुम बहुत कुछ जानते होगे, है ना? जी हाँ सर। विक्रम जी, ये फोटो देखिए। ये दो मोम के पुतले हैं, रोनिता जी और ये शर्मिला जी। अब बता सकते हैं ये कलाकारी किस आर्टिस्ट की है? सर, दोनों पुतले एक ही कलाकार के बनाए हुए हैं। दोनों पुतलों के एक ही स्टाइल में तराशा गया है। छोटी से छोटी बारीकी का बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत समय दिया गया है सर ये पुतले बनाने में। कौन आर्टिस्ट है ये? कभी देखा है इसका काम? जी हाँ सर, इस शहर में एक ही कलाकार है जो इस स्टाइल में पुतले बनाता है। कौन है? जी, उसका नाम है उत्तम। उत्तम? ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। मैं तो इन दोनों औरतों को जानता तक भी नहीं। मैं क्यों इनकी जान लूंगा? मैं क्यों इनके मोम के पुतले बनाऊंगा? मिस्टर उत्तम, ये जिस तरीके से मोम के पुतले बने, ये लेयरिंग, ये ड्रेपरी का स्टाइल, ये आपका नहीं है। मैं मानता हूं कि ये लेयरिंग और ड्रेपरी का स्टाइल मेरा ही है, लेकिन मेरे स्टाइल में कोई और भी तो काम कर सकता है। मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, कौन बना सकता है? कौन है वो आदमी? ये चिट्ठियां मुझे किसी गुमनाम शख्स ने लिखी है सर। यही वो आदमी है। तुमसे अच्छा कलाकार तो मैं हूं, लेकिन तुमसे अच्छा नसीब मेरे पास नहीं है। बहुत इंतजार कर लिया, अब नहीं। इस पे ना तो किसी का नाम लिखा है, ना ही कोई पता लिखा है। अब मेरी कला का प्रदर्शन होगा, और तुम्हारे बनाए गए मोम के पुतलों से कहीं अच्छे और सच्चे दिखेंगे मेरे मोम के पुतले। तुम्हें 3 साल लगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे अपनी कारीगरी दुनिया के सामने लाने में। सिर्फ 3 हफ्ते। ये बात तो तय है कि ये चिट्ठी लिखने वाला आदमी ही खूनी है। यही वो कलाकार है जिसने रोनिता जी और शर्मिला जी को मारा और उनके मोम के पुतले बनाए। उत्तम जी, आपका ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो इस हद तक गिर सकता है? ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं आता सर। किसी पे शक है आपको? जी नहीं सर। हाँ सर, इस खत में लिखा है तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा बबलू। आपका नाम बबलू है क्या? कॉलेज में मुझे बबलू कहते थे।
कौन से कॉलेज में पढ़ते थे आप? के कॉलेज ऑफ आर्ट्स। के कॉलेज ऑफ आर्ट्स। वहीं से पता चलेगा कि और कौन कौन स्टूडेंट्स थे जो इनके साथ मूर्ति कला सीख रहे थे। नमस्ते सर, हम लोग सीआईडी से। ओह, मेरे सेक्रेटरी ने बताया था कि किसी केस के सिलसिले में आपको कुछ पूछताछ करनी है मुझसे। दरअसल 2 औरतों का खून हो गया है। किसी ने उनके शरीर में गरम गरम मोम डाल के उनका खून कर दिया और उनके पुतले बना दिए हैं। ऐसा वहशीपन कौन कर सकता है? आप उत्तम नाम के स्टूडेंट को जानते हैं? उत्तम? हो, बबलू। हाँ, वो 2005 के बैच में था। 2005? प्रिंसिपल साहब, उस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे हमें उनकी लिस्ट चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो मोम के माध्यम में काम कर रहे थे। देखिए, बहुत पुरानी फाइल है, मैं कोशिश करके आपको भिजवाता हूँ। ओके सर। और सर, ये 2005 के जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे उनसे भी मिलना हमें। उनका तो 2005 में ही खून हो गया था। खून हो गया? नाम क्या था उनका? दिव्या। कैसे मौत हुई दिव्या जी की? उनकी बॉडी एक कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई मिली। बहुत तहकीकात हुई लेकिन खूनी का कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ बता सकते हैं आप दिव्या जी के बारे में? देखिए, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कड़क स्वभाव था उनका। स्टूडेंट गलती करता था तो वो बहुत डांटती थी उन्हें। उम्र क्या रही होगी उनकी? यही लगभग 40 के आसपास रही होगी। 40 साल? 40 साल की औरत, कड़क स्वभाव और डिसिप्लिन वाली, बिल्कुल शर्मिला जी और रोनिता जी जैसी। यानी कि खूनी ऐसी औरतों का खून कर रहा है? हाँ फेटी, लगता है ये दिव्या जी का खून उस सीरियल किलर का पहला मर्डर था। सर, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से दिव्या जी के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनकी लाश एक पुराने कोल्ड स्टोरेज प्लांट में मिली थी। और क्या पता चला दिव्या के बारे में? सर, के स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट ने बताया कि वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी और थोड़े कड़क स्वभाव की थी, इसलिए बच्चे उनसे डरते भी थे। शर्मिला और रोनिता दोनों भी तो निडर और कड़क स्वभाव की थी, बिल्कुल इस दिव्या की तरह ही। सर, ये उत्तम दिव्या जी का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। अच्छा, इस उत्तम के साथ जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट मिल गई? जी सर, उत्तम जी के साथ उस बैच में 25 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 4 स्टूडेंट्स मोम के माध्यम में काम करते थे। तो फिर इन चारों का कच्चा चिट्ठा निकालो, पता लगाओ इन चारों के बारे में। सर, मैंने प्रिंसिपल से रिकॉर्ड्स मंगवाए, आज आ जाएंगे। हेलो, क्या? कहां से? ओके, हम लोग देखते हैं। सर, हाँ, सोशल एक्टिविस्ट रजनी जी का किडनैप हो गया है। रजनी का किडनैप हो गया है? कहां पर? मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी सर, घर के सामने किसी ने अगवा कर लिया। वो खूनी उन्हें कहाँ ले गया होगा सर? एक जगह हो सकती है जहां खूनी ने पहला खून किया था दिव्या जी का, वो बंद पड़ा हुआ सुनसान कोल्ड स्टोरेज प्लांट। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि रजनी की जान चली जाए, हमें इस खूनी को पकड़ना ही होगा। तुम कौन हो? क्यों मुझे लेकर आए हो? मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे जानी तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती हो। दुनिया की सबसे सुंदर और महान मूर्तियों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज से हजारों साल तक लोग तुम्हें याद करेंगे। अमर होने वाली हो तुम। करना क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मोम की मूर्ति बनाना चाहता हूं मैं। ये जो तुम्हें सामने गरम गरम खौलता हुआ मोम दिखाई दे रहा है ना, ये मोम तुम्हारे शरीर पर डाल दूंगा। थोड़ा सा जलेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेडेटिव दे रखे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दूंगा और ये गरम गरम पिघलता हुआ मोम तुम्हारे शरीर पर जम जाएगा। और उसके बाद मैं अपनी कलाकृति दिखाऊंगा। नहीं प्लीज, मुझे मरना नहीं है। यही है वो पुराना कोल्ड स्टोरेज, संभाल के। मोम भी सही तापमान पर गर्म हो गया है। नहीं, मुझे नहीं मरना है, छोड़ दो मुझे।
जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जाने दो। जाने दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो मुझे। शुभ काम के समय रोया नहीं करते, हंसो, मुस्कुराओ। अरे मुस्कुराओ, तुम्हारे अमर होने का समय आ गया है। तुम मेरी सबसे खूबसूरत कृति होगी और तुम्हारी मूर्ति की नुमाइश मैं नेशनल म्यूजियम में करूंगा। मिस्टर व्योम, के कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम बदनाम कर रहे हो। असली नाम क्या है तुम्हारा? असली नाम? सिद्धार्थ नाम है मेरा। पहचान छुपाने के लिए नाम बदला था मैंने। और अपना अपराध छुपाने के लिए तुमने हमारी मदद की। बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने के लिए। रोनिता जी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो फोन के डिटेल्स, रेलवे ट्रैक की आवाज। अच्छा नाटक था। क्यों मारा तुमने दिव्या जी को? हमेशा मुझे डांटती रहती थी। उत्तम ही उसका सबसे चहेता स्टूडेंट था। इसी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग प्रैक्टिकल्स के लिए आया करते थे और इसी कोल्ड स्टोरेज में उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था। और इसीलिए तुमने दिव्या जी को इस कोल्ड स्टोरेज में मारा और उत्तम के स्टाइल में उसका पुतला बनाया ताकि उत्तम फंस जाए। हाँ, दिव्या जैसी औरतों को मारकर मैं अपना गुस्सा उतारता रहा। दिव्या ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया था। कोई किसी का भविष्य बर्बाद नहीं करता है। इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है या खुद बिगाड़ता है। तुम्हारी तरह। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। बस आज इतनी धीरे क्यों चल रही है? तिलक नगर स्टॉप अभी तक आया नहीं है। सुनिए भाई साहब, स्कोर क्या हुआ? 217 पे 4। अरे यार, लगता है इस बार भी इंडिया हार जाएगी। अरे नहीं, जब तक अपना कैप्टन क्रीज पर है ना, तब तक हम जीत सकते हैं। देखते हैं। हाय। आज तू भी लेट हो गई? नहीं यार, मैं तो टाइम पर पहुंच गई थी, पर पता नहीं बस लेट हो गई। थैंक गॉड कि बस अभी तक नहीं आई। पता नहीं आज बस को क्या हो गया, हमेशा तो टाइम पर आ जाती है ना। देखो ना, अब शहर का ट्रैफिक भी इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कि कोई क्या कर सकता है। इसीलिए कहती हूँ बेबी, एक कार खरीद ले। ये रोज रोज का ना बस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, अपने घर की EMI चुकाते चुकाते मेरी आधी सैलरी खत्म हो जाती। कार खरीद ली तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। तो अपने बॉस को क्यों नहीं बोलती सैलरी बढ़ाने के लिए? वैसे भी वो तेरी किसी भी बात को इनकार कहाँ करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस आ गई। अरे बस वहाँ क्यों रुक गई? इसका स्टॉप तो यहाँ है ना? पता नहीं। चल के देखते हैं। चल। दरवाजा खोलो। अरे भैया, दरवाजा खोलो। कोई खोल ही नहीं रहा। ये बस में इतनी गंदी बदबू कैसी? सबके सब सो रहे हैं क्या? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उदय, मधु, ओह गॉड, ये सब लोग मर चुके हैं।
इन मुजरिमों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सालून के साहब। एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी बस के सभी लोगों को मार डाला उन्होंने। हाँ यार, पता नहीं क्या होता जा रहा लोग, जरा जरा सी बातें, लड़ाई झगड़ा, मार काट, वेरी बैड। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी चेकिंग चल रही है अंदर। सर 2 लड़कियां बची लेकिन बेहोश हैं। अभी कैसी तबीयत है इन लोगों की? सर इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। क्या पता चला? अंदर रेडिएशन है क्या? नहीं, किसी तरह के रेडिएशन नहीं है। मैंने अच्छी तरह से चेक किया। इसका मतलब हम लोग अंदर जा सकते हैं? जी जा सकते हैं आप। थैंक यू। मामला तो जहर का ही लग रहा है सारुण के साथ। सर, इतने सारे लोगों को एक साथ जहर दे दिया? मुझे तो लगता है इस बस की हवा में ही कोई जहरीली गैस घुस गई है, जिसकी वजह से सब मर गए। सारुण साहब, आपको क्या लगता है कि कौन सी गैस हो सकती है? अब ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी गैस है। सारुण के साहब। हाँ अभिजीत, जरा ये देखिए, ये ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस है, यही तो जहरीला केमिकल नहीं हो सकता है अभिजीत। ऑफिसर्स, दोनों लड़कियों में से एक लड़की को होश आ चुका है। फ्रेडी, सचिन, तुम लोग पूरी बस को अच्छी तरीके से चेक करो। देखो वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया, चेक करो। श्रेया, सर। बात कर सकते हैं उनसे? जी, उनसे बात हो सकती है। अभी कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ सर, मगर ये सब हुआ कैसे? ये तो आप ही बताइए। अच्छा, ये जब बस रुकी तो आप में से बस में से किसी को उतरते या किसी आदमी को बस में चढ़ते हुए देखा क्या? नहीं सर, ना तो कोई उतरा ना ही कोई चढ़ा। जब मैंने बस का दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। पूरा का पूरा शमशान बना हुआ था सर। और सर उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। जी। जी डॉक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? हाँ अभिजीत, ये देखो, जहर ने चमड़ी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सबकी चमड़ी पर हरे हरे दाग आना शुरू हो गए। देखो, हाँ डॉक्टर साहब, पता चला इतने सारे लोग कैसे मरे? हाँ दे, मैंने टेस्ट कर लिया। ये जो जगह जगह से चमड़ी हरी हो गई है ना, ये लैकोस सैंडाइल नाम की जहरीली गैस की वजह से हुई है। उस गैस की वजह से मौत हुई है इन लोगों की। लेस्कॉट सैंडाइल? ये किस तरह की गैस है? बहुत ही खतरनाक और कम पाई जाने वाली गैस है। एक ऐसा बायोकेमिकल एजेंट जो आसानी से किसी के हाथ नहीं लग सकता। आसानी से नहीं मिलता। इसका मतलब है शहर में ऐसे बहुत कम लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे इस तरह के केमिकल्स मिलते होंगे। सिर्फ 4-5 लेबोरेटरीज ऐसी होंगी, उनकी लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बात और,
वैसे तो ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए बहुत धीरे धीरे फैलती है, लेकिन अगर इसे किसी तेज हवा के जरिए फैलाया जाए, जैसे कि पंखा या एसी, तो ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पंखा या एसी? बस भी तो एसी बस थी। एग्जैक्टली और आतंकवादी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने एसी बस चुनी, जिससे इन बेचारों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और एक बात, अगर ये गैस किसी भी तरह इंसान के शरीर में चली जाए तो 7 से 10 मिनट के अंदर उसकी मौत तो निश्चित है। सर, जिसने भी ये किया है बहुत ही बड़ी प्लानिंग, बहुत ही बड़े मकसद के साथ किया है। एक बार ये पता चल जाए कि ये केमिकल आया कहां से, किस लेबोरेटरी से, तो मकसद भी पता चल जाएगा। अभिनीत, क्या पता चला? सभी लैब्स को जानकारी भेज दी है, जैसे पता चले वो केमिकल कहां से गायब हुआ है वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर मैंने तकरीबन सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स चेक कर ली है। किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं है। सभी लोग अलग अलग जगह काम कर रहे थे। कोई बैंकर था, कोई डॉक्टर था, कोई अकाउंटेंट था। अगर एक चीज उन सब में कॉमन थी तो सिर्फ ये कि वो उसी बस में ट्रैवल कर रहे थे। मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है जो लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन? सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये कौन सा नया तरीका अपना लिया इन लोगों ने? अभी तो सिर्फ बस में हुआ है, कल को शहर में कहीं भी हो सकता है, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। सर, डॉक्टर सालों के कह रहे थे कि वो केमिकल हवा से फैलता है। हो सकता है वो केमिकल बस के एसी के जरिए फैलाया हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसने किसी बैग के अंदर वो चीज रखी हो। हाँ सर, और वो बैग बस में रख के अगले स्टॉप पे उतर गया होगा। वो बस के टिकट की मशीन लेके आओ, देखो कितने लोग चढ़े थे बस के अंदर। सर ये भी तो हो सकता है कि वो आतंकवादी सुसाइड स्क्वाड का हो और पैसेंजर्स के साथ वो खुद भी मर गया हो सकता है। बस के अंदर जितने लोग मरे थे सबकी बॉडी की शिनाख्त हो गई? नहीं सर, अब भी कुछ बाकी है। सर, कुल मिला के 35 लोग चढ़े थे बस में। 35 लोग, और हमें लाशें मिली हैं 22 लोगों की। मतलब 13 लोग बस से नीचे उतरे हैं। और सर, जहां से बस शुरू हुई थी वहां से लेकर तिलक नगर जहां बस मिली, टोटल 5 बस स्टॉप्स हैं। तो इन 13 लोगों के बारे में पता लगाते हैं। उन 5 बस स्टॉप में उतरे थे। बस को अच्छे तरीके से चेक करना होगा, और बस के अंदर जो बैग मिले थे उनको भी छान मारते हैं। सर ये जतिन है, गाड़ियों के पुर्जे पुर्जे की अच्छी जानकारी है इसे। जतिन, बस का एसी अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई छिड़कानी तो नहीं की गई। ओके सर। एसी का वेंटिलेशन चेक करो, देखो कहीं हरा रंग दिखता है क्या। सारा सामान ध्यान से चेक करना। 22 लोगों की मौत हुई है, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, इस परफ्यूम के बॉक्स में इसमें गड़बड़ हो सकती है। यहाँ देना। नहीं, ये बोर्ड तो एकदम भरी हुई है।
इसमें केमिकल नहीं हो सकता। सर इन बैग्स में तो कुछ नहीं। सर इधर भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। कमाल है, सारा सामान चेक कर लिया पर केमिकल का कहीं कोई नामो निशान नहीं। शायद उस बस में कुछ मिला। सर एसी में तो कुछ नहीं मिला। कमाल है, बस में अगर नहीं है तो वह जहरीली गैस आई तो आई कहां से? वो एयर फिल्टर चेक किया? यस सर, कुछ नहीं मिला उसमें भी। एसी के जरिए अगर वो जहरीली गैस नहीं आई है बस के अंदर, तो फिर गैस आई कहां से? हाँ दया, हाँ कुछ मिला उस बस में? बस में कुछ नहीं मिला। एसी में चेक किया, मगर वो केमिकल कहीं ना कहीं से तो फैला ही है ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ पता चलता तो फोन करो मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? केमिकल ना तो बस में है और ना ही सामान में, तो फिर ये केमिकल आया कहाँ से? तो ये केमिकल आया कहीं आसपास से ही है। अगर ये केमिकल गैस फॉर्म में है तो हो सकता है किसी ने छोटी सी बॉटल में डाल के लाया। तो बैग फिर से चेक करना। सर इस बैग के अंदर कुछ है। देखो, पूछो। ये देखो, तो ये है वो बॉटल जिसमें केमिकल रखा गया था। तो इस बैग के अंदर भी वो हरा लगा हुआ है सर। सर बॉटल को देख के तो लगता है कि ये एक ऑर्डिनरी बॉटल है और बॉटल के अंदर केमिकल हाथ से डाला गया होगा। सीट नंबर 16 पे कौन बैठा ना सर? सर सीट नंबर 16 पे वो राजेश है सर। राजेश? तो राजेश आतंकवादी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा आतंकवादी है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके बेटे राजेश के बैग में से हमें वो जहरीली केमिकल वाली बॉटल मिली। नहीं, जरूर किसी ने ये बॉटल मेरे राजेश के बैग में रख दिया होगा। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा था सर। मेरा बेटा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सर। सर विश्वास कीजिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर अंदर कुछ नहीं मिला। देखा सर, देखा, अब तो विश्वास हुआ ना कि हम लोग शरीफ लोग हैं। एक तो बेटे की मौत ने हमें आधा कर दी, रही सही कसर इस इल्जाम ने। आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। आप लोग एक बार भी नहीं सोचते ना कि आप लोगों की ये पूछताछ किसी का दिल दुखा सकती है। तुम कौन हो? मेघा, राजेश की मंगेतर। ऑफिसर, कुछ पता चला? राजेश और उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उस बस में राजेश के दोस्त भी थे? जी हाँ, उस बस में उसके 7 दोस्त थे जो उसी के ऑफिस में काम करते थे। कहीं ये सारा किया धरा ऑफिस में किसी दुश्मनी को लेकर तो नहीं? पर सर, अगर राजेश के ऑफिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बताते, जरूर बताते मुझे।
ये अस्थमा का पंप किसका है? राजेश का। क्या राजेश को अस्थमा था? हाँ सर, बहुत सीरियस अस्थमा था। अच्छा, ये अस्थमा के मरीज तो इस तरह का पंप हमेशा अपने पास रखते हैं ना? जी। लेकिन सर, हमें राजेश के बैग में या उसकी जेब में कोई अस्थमा का पंप नहीं मिला था। ये कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा राजेश बिना अस्थमा पंप के घर से बाहर ही नहीं जाते थे। ये तो एक्स्ट्रा है, इमरजेंसी के लिए घर में रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैग राजेश का था ही नहीं, बल्कि बदल दिया गया था? हाँ सर, खूनी बैग बदल कर तिलक नगर से एक बस स्टॉप पहले, यानी कि श्याम नगर के बस स्टॉप पे उतर गया होगा। अभिजीत, अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो जहरीला केमिकल इस बोतल से ही छोड़ा गया है। सर, इस छोटी सी बोतल में 22 लोगों को मारने की क्षमता है। अकल बड़ी की भैंस। अबे कौन सी सोच में डूब गया? भैंस बड़ी होती है ना। देख, अकल तो छोटे से सिर में भी रह सकती है, मगर भैंस को रखने के लिए इतने बड़े तबेले की जरूरत पड़ती है। सर, सही बात है। छुट्टी हो गई, पहले एक था अब 2 हो गए। सर, ये काम कैसे करता है? देखो, ये बटन एक तार के जरिए इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। जैसे ये बटन दबाया, ये तार गर्म होने लगा। इतना गर्म हो गया कि बाद में ये डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया। और जब ये जलने लगा तो धीरे धीरे इसके अंदर की गैस बाहर निकली और उसने तबाही मचा दी। ये बटन दबने और गैस निकलने के बीच कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? 60 से 90 सेकेंड। मतलब राजेश के पास 90 सेकंड थे बटन दबा के भागने के लिए। सर, फिर तो ये राजेश तिलक नगर से एक स्टैंड पहले ही उतर सकता था, फिर भी ये बस में क्यों बैठा रहा? ये राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना? हाँ सर, किसी एमआरपी कंपनी में काम करता था और महेश नगर में रहता है। सर, मैंने शहर की सारी लैब्स में पता कर लिया, कहीं से भी किसी भी केमिकल की चोरी नहीं हुई। कहीं से भी नहीं चुराया गया, तो फिर वो खतरनाक केमिकल राजेश के बैग में आया कहां से? यहाँ आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, ना कोई पान वाला ना कोई चाय वाला। पूछे तो किससे पूछे? सर, वो सामने सड़क के उस पर वो पेपर वाला दिख रहा है, उससे चल के पूछे। चलो। सुनो जरा, तुमने कल सुबह 8:30 से 8:45 के बीच किसी आदमी को इस बैग के साथ देखा था वहां बस से उतरते हुए? 8:30 और 9 के बीच? अरे हाँ साहब, 8:30 और 9 के बीच एक क्या मस्त शूटिंग चल रही थी साहब। अब उसको छोड़ के कोई ये हैंडबैग देखेगा क्या? शूटिंग? कैसी शूटिंग? साहब, वो सीरियल आ रहा है ना, क्या नाम है उसका, साजन सजनी। हाँ, साजन सजनी का प्यार, उसी की शूटिंग चल रही थी साहब। कहाँ हो रही थी ये शूटिंग? शूटिंग आइए ना साहब, दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ। शूटिंग इधर चल रही थी साहब। इधर हीरो खड़ा था, इधर हीरोइन खड़ी थी। क्या मस्त डायलॉग बोल रही थी साहब, देख के तो मजा आ गया, माँ कसम। हीरोइन यहाँ पे और हीरो यहाँ पे खड़ा था, और ये बस स्टॉप एग्जैक्टली इसके पीछे। अच्छा, ये बताओ कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है? क्या साहब, जब हीरो इधर खड़ा है, हीरोइन इधर खड़ी है, तो कैमरा तो इधर ही होगा ना साहब। कैमरा वहां पे, हीरो हीरोइन यहाँ, और ठीक पीछे बस स्टॉप। शायद बस से उतरने वाले यात्री उस कैमरे में देखे हो। हाँ, ये हो सकता है। ये शूटिंग कितनी देर तक चली थी? अरे साहब, बात ये ना साहब, जो डायरेक्टर था बहुत खड़ूस था, हर बात पे काट काट काट, एक ही डायलॉग पूरे 2-2.5 घंटे। ठीक है ठीक है, क्या नाम पता है सीरियल का? साहब, लगता है आपको भी शूटिंग देखनी है। हाँ? अरे साहब, इधर बगल वाली गली ना, उधर शूटिंग चल रही है, जाकर देख लो ना साहब। चलो। राहुल, राहुल
मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। तो छोड़ दो इस दुनिया को, कुर्बान कर दो इस जान को और आ जाओ मेरी बाहों। आई। कट कट कट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? 18वां रीटेक था। अगर इसी शॉट में पूरा दिन निकल गया तो प्रोड्यूसर तो मेरा बैंड बजा देगा। सॉरी सर, लेकिन सुचिता का वजन इतना ज्यादा है कि मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरे वजन को दोष मत दो। अगर जिम में तुमने ज्यादा मेहनत की होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। डायरेक्टर साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। लो, अब इनको भी मुझसे बात करनी है। बताइए क्या बात करनी है? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग सीआईडी से हैं? लेकिन सर मेरे पास यहाँ शूट करने की परमिशन है। ये देखिए सर, ये लेटर है। इसकी जरूरत नहीं। हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और ही है। वो क्या सर? आप लोग कल सुबह श्यामनगर बस स्टॉप पर शूटिंग कर रहे थे। जी हाँ, उसके सामने वाली सड़क पर। तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कल वहाँ से गुजरने वाली एक बस में 22 लोगों की मौत हो गई। जी, मैंने अखबार में पढ़ा था, काफी बुरा हुआ। हम आपकी शूटिंग की फुटेज देखना चाहते हैं। शायद आपकी शूटिंग की फुटेज में वो बस भी दिखी। जी हाँ, जरूर। अगर हम किसी तरह कानून की कुछ मदद कर सके तो इससे ज्यादा गर्व की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। आइए प्लीज। हमारे पास दो ही रास्ते हैं। क्या? या तो हम घर से भाग चलते हैं या फिर आत्महत्या। आत्महत्या? क्या कर सकते हैं? तुम पागल हो गए हो? एक सेकंड, पॉज करो। बस वही है सर, सीआर ट्रेवल्स की। अब इसके आगे प्ले करो। पॉज करो। अरे इसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही बैग है जैसा राजेश का था। इसकी फोटो हर अखबार, हर न्यूज चैनल में दे देते हैं। कोई तो पहचानेगा इसे। आगे प्ले करो। ये आदमी सड़क से गली के अंदर गया हमें। चलो गली में चलकर देखते हैं। इसी गली में घुसा था ना वो आदमी? हाँ, गली तो यही है। अरे लेकिन ये गली तो वहां जाके खत्म हो जाती है, डेड एंड है वहां पे। हो सकता है वो इन्हीं में से किसी बिल्डिंग में रहता हो या यहाँ आया हो। एक काम करो, तुम लोग बिल्डिंग्स पे जाके पूछताछ करो, तब तक मैं रास्ते के आदमी से पूछता हूँ। अरे भाई, तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाते हो? हाँ साहब, हम सवेरे 7 से रात के 9 बजे तक यहीं ठेला लगाते हैं। तब तो तुमने कल सुबह जरूर एक आदमी को इस गली में घुसते हुए देखा हो। उसके हाथ में एक मैग था। आप? सीआईडी। कल सवेरे साहब? हाँ, 8:30 से 8:45 के बीच में। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। सर, बिल्डिंग के सारे वॉचमैन से पूछताछ की सर। उनका कहना है कि उन्होंने किसी बैग वाले आदमी को नहीं देखा है और ना ही ऐसा कोई आदमी बिल्डिंग में रहता है। कमाल है, आगे रास्ता बंद, किसी बिल्डिंग में गया भी नहीं, तो फिर वो इस गली में घुसा क्यों? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी यहाँ पे सिर्फ बैग छुपाने के लिए आया था? बैग छुपाने? हाँ सर, जैसे ही वो बस से उतरा उसने सोचा होगा कि बैग को कहीं छुपा देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो उसके ऊपर। हाँ सचिन, सुनो, कल तुम्हें इस डिब्बे में कोई बैग मिला था? नहीं साहब, कल तो मैं बीमार था साहब, कल मैं आया नहीं था साहब। इसका मतलब कल का कचरा अभी भी इस डिब्बे में ही होगा। चेक करो। मिल गया सर। ये रहा बैग। संभल के, अंदर कुछ भी हो सकता है। ये रहा राजेश का अस्थमा पंप। ये बैग राजेश का ही है। सर,
डॉक्टर तारिका को राजेश के बैग के ऊपर से एक खास आदमी की उंगलियों के निशान मिले। अच्छा, कौन है वो? सर, मुन्ना नाम का पुराना मुजरिम है। 2 साल पहले गन्स की स्मगलिंग में पकड़ा गया था। मुन्ना? पंकज, अपना डाटा चेक करो, निकालो इस मुन्ना का इतिहास। मुन्ना? सर, मुन्ना ने काफी प्लानिंग की होगी इस सब के लिए। राजेश पे नजर रखी होगी और ठीक राजेश के जैसा ही बैग बाजार से खरीदा होगा ताकि उसे बदला जा सके। सर, ये देखिए। सर, स्मगलिंग के अलावा मुन्ना सुपारी लेके खून भी करता है, मगर इसका कोई एड्रेस नहीं है। सर, एक हरिया नाम का आदमी भी काम किया करता था इस मुन्ना के साथ। मैं जानता हूँ इसे, बाद में वो खबरी बन गया। वेरी गुड, फोन लगाओ इस हरिया को, पता ठिकाना मिलेगा इस मुन्ना का। यस सर, ये मुन्ना तो सुपारी किलर है, फिर ये आतंकवादियों के साथ कैसे मिल गया? पैसे को लालच दिया होगा, बन गया सुपारी किलर से आतंकवादी। सर, इस मुन्ना का पता चल गया सर। कहाँ है? पीपटवाड़ी में कहीं अपना अड्डा बना के रखा है इसने। पीपटवाड़ी? इस मुन्ना बेटा को लोरी सुनाने का टाइम आ गया है। मुन्ना एक आतंकवादी है, संभाल के, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं है सर। कोई नहीं? सर, ये मुन्ना तो 9-11 हो गया। क्या अपराधी अक्सर अपराध करके अपना ठिकाना बदल लेते हैं। एक काम करो, अच्छी तरह से तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के गया होगा ये मुन्ना। सर, मिला क्या निखिल? इस नोटपैड पे कुछ लिखा गया था पर कुछ दिख नहीं रहा है साहब। उठाओ इसे, देखो कुछ काम का है क्या? सर। सर, बस का टिकट मिला है। एक बात तो पक्की हो गई कि वो बैग उस बस में मुन्ना नहीं रखा था, उसी बस की टिकट और टाइम और डेट भी मैच कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, मुन्ना ने बस एनडी नगर से पकड़ी थी, पीपटवाड़ी से नहीं। पर सर, मुन्ना को एनडी नगर बस स्टॉप जाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसके लिए तो पीपटवाड़ी का बस स्टॉप ज्यादा नजदीक पड़ता। वो इसलिए क्योंकि शायद मुन्ना एनडी नगर में किसी से मिलने गया था। इस नोटपैड से एनडी नगर के घर का एड्रेस मिला है सर। एनडी नगर? हम
हमारी अगली मंजिल एनडी नगर का ये घर है। हो सकता है मुन्ना का ये नया ठिकाना। सर दरवाजा खुला है, लगता मुन्ना अंदर ही है, संभाल के। सर शराब की बू आ रही है। लगता है ज्यादा शराब पी के बाथटब में बेहोश हो गया। ये बेहोश नहीं है, बल्कि इसकी मौत हो चुकी है। ये तो मुन्ना नहीं है, आखिर ये है कौन? सर इसका नाम सनी है, इसके पास में ये ड्राइविंग लाइसेंस है। सनी? मुन्ना जैसे आदमी के पास सनी का एड्रेस कैसे आया? एक काम करते हैं, पूरे घर को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। रणविजय, ये भी तो उस बस में था, इसकी भी तो मौत हो चुकी है। सर फोटो देख के तो लगता है कि ये सनी और रणविजय एक दूसरे को जानते थे और लगता है गहरे दोस्त भी थे। ये कितने गहरे दोस्त थे इसके बारे में तो रणविजय के परिवार वाले बताएंगे। सनी और रणविजय बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त? हाँ, पांचों ने स्कूल और कॉलेज सब एक ही साथ किया था। पांचों ने? माँ जी आप किन पांचों की बात कर रही हैं? सन्नी और रणविजय के 3 दोस्त और भी थे उस बस में, अमित, उदय और राजेश। राजेश भी इन सबका दोस्त था? इसका मतलब ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि कोई तो ऐसा जरूर है जिसने इन सबको ऊपर पहुंचा दिया। किसने मारा है उन बच्चों को? उन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। किसी ना किसी से तो दुश्मनी जरूर थी माता जी, वरना खूनी ऐसे ही उनके पीछे नहीं पड़ता। इन पांचों के अतीत के बारे में पता करना होगा हमें। सर, सालुंखे सर की रिपोर्ट आ गई। सर इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी के बाथटब में डूबने की वजह शराब नहीं, ड्रग्स है, जो उन्हें सनी के खून में मिली थी। ड्रग्स? मतलब सनी शराब नहीं पीता था? नहीं। फिर क्या सनी ड्रग्स लेता था? नहीं विनीत, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है सनी को ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसे गर्दन के पीछे दिया गया। कोई भी आदमी ड्रग्स लेगा अपने हाथ में इंजेक्शन लगाएगा, बाजू में लगाएगा, गर्दन के पीछे? हुआ कुछ ऐसा होगा कि मुन्ना ने सनी का दरवाजा खटखटाया, सनी ने दरवाजा खोला और अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो मुन्ना ने वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसके गर्दन के पीछे घोंप दिया। सनी बेहोश होकर गिर गया, मुन्ना ने उसे उठाया और बाथटब में डुबो के मार दिया। आसपास शराब छिड़क दी ताकि लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। जिस तरह उस खून को एक्सीडेंट की शक्ल दी गई, ठीक उसी तरह इस बस वाले हमले को आतंकवादी घटना बना दिया उन्होंने। हम सोचते रहे कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन का हाथ है, जबकि ये खून है, खून। सनी की मौत हुई 6 से 7 बजे के बीच, मतलब 6 से 7 बजे के बीच सनी का खून करने के बाद मुन्ना एनडी नगर के बस स्टॉप पे पहुंचा और वहां उसने 7:45 बजे की बस पकड़ ली। फिर मौका देख के रास्ते में वो केमिकल वाला बैग राजेश के बैग के साथ बदल दिया। काम हो गया उसका। एक चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर 5 साल पहले इस सनी पे खून का इल्जाम लगा था, मगर ऐन वक्त पे गवाहों ने कोर्ट में आने से मना कर दिया और सनी छूट गया। अच्छा, उन गवाहों में कहीं रणविजय और उसके 3 दोस्त तो नहीं थे? हाँ सर, वही लोग थे। ठीक कहा आपने। खून किसका हुआ था? किसी मोनिका नाम की लड़की का। मोनिका? मतलब खूनी मोनिका का कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो उसकी मौत का बदला ले रहा है। अब सीआईडी के आने का क्या फायदा?
मेरे मोनिका को तो इंसाफ दिला नहीं पाए आप लोग। इसलिए अब आपके पति खून करके बदला ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा बुलाइए उन्हें। कहाँ से बुलाऊं? मर चुके हैं वो। क्या? उनकी भी मौत हो चुकी? जी हाँ। एक बूढ़े बाप के कंधों में इतनी ताकत नहीं होती कि जवान बेटी के अर्थी के साथ कानून की नाइंसाफी का बोझ भी सह सके। जब कानून ने मेरी मोनिका के खूनी को आजाद छोड़ दिया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए माँ जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का बेहद अफसोस है हमें। पहले आपकी बेटी मोनिका और उसके बाद आपके पति। बात दरअसल ये है कि कोई तो है जो मोनिका के खूनी और उसके दोस्तों की जान ले रहा है। क्या? मोनिका का कातिल मारा गया? ये किसने किया? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर कोई मोनिका के पास वाला ही होगा। नहीं, लेकिन जो भी ये कर रहा है ना, मेरी दुआएं हैं उसके साथ। कोई तो है जो मेरी बेटी के खून का बदला ले रहा है। वो सिर्फ आपकी बेटी के खूनी को ही नहीं, बल्कि साथ साथ कई मासूम लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब अगर ऐसे आदमी को आप दुआ देंगे, माँ जी, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी। माँ जी, मोनिका का कोई भाई है? जी नहीं, वो हमारी इकलौती संतान थी। तो फिर हो सकता है कि आपकी बेटी मोनिका किसी से प्यार करती हो? हाँ, वो और संजय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी भी होने वाली थी उनकी, पर वो तो बहुत नेक लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कितना नेक है वो तो हम पता कर ही लेंगे। संजय, ये क्या बकवास कर रहे हो मुन्ना तुम? सारे पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूं ना? संजय साहब, सारे नहीं, आधे पैसे। क्या मतलब? मतलब वो सारे पैसे 4 लोगों को मारने के लिए दिए गए थे। उनके साथ 18 लोग और मारे गए। उनका क्या? वो क्या मुफ्त में मारे गए? देखो मुन्ना, ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी के धंधे में ईमान ढूंढ रहे हैं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। देखो मुन्ना, तुम्हें शुरुआत से पता था कि प्लान के हिसाब से बस में जितने भी लोग होंगे वो सबके सब मारे जाएंगे, ताकि वो 4 दोस्त मारे जा सके। पुलिस को ये एक आतंकवादी हमला लगे। अब मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम प्लीज यहां से जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे सबूत हैं मेरे पास। पुलिस को तुम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, ये सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो पहले सोचना चाहिए था। ठीक कहा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। ये क्या कर रहे संजय? मुझे मत मारना। ना 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 मुन्ना ना, अदू पर मुझे मत। जो आदमी 22 लोगों को मरवा सकता है वो क्या तुझे नहीं मार सकता? संजय, मुझे मत मारना। सीआईडी, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब इस गुंडे मुन्ना ने किया है। बताइए, बस में बैठे लोगों को मार दिया इसने। हमें पता है तुमने किया ये सब। मोनिका के खून का बदला लेना चाहते थे ना तुम? नहीं सर। नहीं? हाँ, मैंने किया है सब। क्या करता मैं? थोड़ा मुझसे मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी मोनिका को मुझसे छीन लिया। शादी होने वाली थी हमारी। खून का बदला खून, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम अपने बदले की भावना में यह भी भूल गए कि जिन लोगों की जान तुमने ली वो भी किसी की जिंदगी थे, वो भी किसी का प्यार। ये सब मैंने इस अंधे कानून की वजह से किया है। खूनी को बाइज्जत रिहा कर दिया उन्होंने। क्या करता मैं? इसलिए मैंने उनको सजा दी। सजा तुमने दी,
वही गलत किया। कानून के ऊपर भरोसा करते, सच को सामने लाने की कोशिश करते तो शायद मोनिका के खूनी को सजा हो जाती, लेकिन अब तुम दोनों को सजा होगी, वो भी फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.